हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज जो मैं वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूं वह आम जनता के लिए है। अक्सर आम जनता कोर्ट कचहरी, अस्पताल और पुलिस से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। वो थाना नहीं जाना चाहती है, काफ़ी डरती है, और अगर कोई घटना दुर्घटना होती है तो वो अपने आप को बहुत अकेला महसूस करती है और उसे समझ में नहीं आता है कि वो क्या करे और क्या नहीं करे। तो हमारा टॉपिक है कि अगर कोई चोर आपके घर में घुस गया है रात में तो आप क्या करेंगे। तो दोस्तों, दो स्थिति हो सकती है। या तो आप सोते रह गए हो और चोर सारा माल लेकर के चला गया हो, या ये भी हो सकती है कि चोर जब चोरी कर रहा हो उसी समय आप जग गए हो और चोर को पकड़ने के लिए आप कोशिश किए हो, लेकिन चोर ने बल का प्रयोग करके या पिस्तौल चला करके या लाठी डंडे का उपयोग करके आपसे छुड़ा करके वो भाग गया हो। तो अब आपको करना क्या है? आपको करना यह है कि जहां पर चोरी की वारदात हुई है वहां पर आपको कार्डन ऑफ कर देना है, मतलब चारों तरफ से घेर देना है। तत्काल कंट्रोल रूम को सूचित करना है 100 नंबर के टेलीफोन नंबर पर, और उन्हें यह बताना है कि आप फोरेंसिक एक्सपर्ट और ट्रैकिंग डॉग को घटना स्थल के मुआयना के लिए लावें। आसपास के पड़ोसियों को जरूर बताएं, लेकिन किसी को भी आप अपने घर में घुसने नहीं दें, और आप स्वतः और आपके परिवार के सदस्य घर से बाहर हो जाएं, ताकि जो चोर ने जो भी सेंट छोड़ा है या जो भी सामान उसके द्वारा घटनास्थल पर छूटे होंगे, जैसे कि बाल या कोई कपड़े, तो वो सुरक्षित रह सके। और जब डॉग स्क्वाड के द्वारा घटनास्थल का मुआयना कर लिया जाता है, जब फोरेंसिक एक्सपर्ट के द्वारा फिंगरप्रिंट्स को कलेक्ट कर लिए जाते हैं, उसके बाद ही आप घटनास्थल पर, अर्थात जहां ये घटना हुई है वहां प्रवेश करें और देखें कि हमारा क्या क्या सामान गया है। दोस्तों, ऐसा मैंने क्यों कहा कि अगर बहुत सारे लोग घटनास्थल पर प्रवेश कर जाएंगे तो उनका सेंट और चोर के द्वारा छोड़े गए सेंट दोनों मिक्सअप हो जाएंगे और ट्रैकिंग डॉग काम नहीं कर पाएगा। उसी तरह से बहुत सारे के हाथ अलमारी पर या शीशे पर लग सकते हैं, और उससे जो चोर ने जो अंगुल चिन्ह छोड़े हैं मैंने खोलते वक्त में, वो भी धूमिल हो सकता है। तो फिजिकल एविडेंस को सुरक्षित रखने के लिए जरूरी है कि आप घटनास्थल को सुरक्षित रखें। जब फॉरेंसिक एक्सपर्ट और ट्रैकिंग डॉग के द्वारा अपना काम संपादित कर लिया जाता है, उसके बाद आप थाना पहुंचें और थाना में प्रथम सूचना पत्र, जिसको एफआईआर कहते हैं, उसे लिखवाएं और उसमें उल्लेख करें कि आपका क्या क्या सामान गया है, उसका हुलिया क्या है, क्या क्या ऑर्नामेंट्स हैं, अगर कैश है तो कैश किस प्रकार के झोले में रखा गया था, उसका आइडेंटिटी मार्क क्या है, मतलब पहचान क्या है, कब यह घटना घटित हुई, एप्रोक्सीमेट टाइम आपको बताना होगा, कहां पर यह घटना घटित हुई, वेयर द इंसिडेंस अकर्ड, मतलब आपको अपना पता लिखवाना है और आसपास के माइलस्टोन को भी बताना होगा, किस प्रकार से घटना घटित हुई। मान लीजिए कि चोर क्या खिड़की काट के आया, क्या ताला तोड़ के आपके घर में प्रवेश किया, या छत काट के प्रवेश किया, या दीवार फांद करके आया, या दीवार काट करके सेंध लगा के प्रवेश किया, तो तरीका वारदात को भी लिखवाना आपका कर्तव्य है। आप कौन से पेशा में हैं, आपके कौन कौन पड़ोसी हैं, आपके कौन कौन दोस्त हैं जिसके पास आपका उठना बैठना होता है, जो आपसे बहुत
अंदरूनी तौर पर जुड़ा हुआ है। इन सब बातों का खुलासा प्रथम सूचना पत्र यानी एफआईआर में करवाना चाहिए। दोस्तों, एफआईआर दो तरीके से लिखवाया जा सकता है। या तो आप मौखिक रूप से लिखवा सकते हैं या आप लिखित आवेदन पत्र तैयार करें। और मेरा सुझाव होगा कि हमेशा लिखित आवेदन पत्र ही थाना में प्रस्तुत किया जाना चाहिए, जिसमें कि सारे बिंदुओं का समावेश हो, ताकि एसएचओ या कोई आईओ या थाना के कोई स्टाफ प्रथम सूचना पत्र के लिखने में कोई कमी बेसी नहीं करे। जैसे कि मान लीजिए कि चोर ने चोरी करते वक्त जब आप जाग गए और आपने उसे पकड़ने की कोशिश किया और उसने आप पर बंदूक तान दिया, पिस्टल से आप पर हमला किया या लाठी डंडे से प्रहार किया, तो उसके लिए अलग धारा बन जाएगी। जैसे कि रात्रि के पहर में अगर चोर आपके घर में घुसता है तो उसके लिए धारा 457 380 बना हुआ है। लेकिन अगर चोर ने आप पर पिस्तौल दाग दिया या पिस्तौल तान करके आपको थ्रेटन किया, तो सीधा सीधी 392 मतलब लूट का मामला होगा और इसके लिए कड़े सजा का प्रावधान है। तो यहां पर थाना प्रभारी या अन्वेषण अधिकारी या एएसआई या सब इंस्पेक्टर या थाने में जो भी स्टाफ वहां मौजूद है, जब आपका एफआईआर लिखा जा रहा है तो किसी प्रकार का घालमेल नहीं हो, इसीलिए आपको एफआईआर के विवरण में ये सारी बातों को उल्लेख करना होगा। और अगर आप लिखित में देंगे तो उसमें किसी प्रकार से हेराफेरी नहीं की जा सकेगी। दोस्तों, धारा 154 सीआरपीसी में स्पष्ट रूप से एफआईआर की एक कॉपी निःशुल्क आवेदक को देना अनिवार्य है और जब एफआईआर चाक किया गया हो उसके बाद में उसके कंटेंट को पढ़ के आवेदक को मतलब कंप्लेनेंट को सुनाना जरूरी है। दैट एफआईआर मस्ट बी रेड ओवर टू कंप्लेनेंट। अगर थाना प्रभारी आपके द्वारा लिखित आवेदन पत्र को प्रथम सूचना पत्र के रूप में पंजीबद्ध नहीं करता है तो आपके पास में और क्या विकल्प है? तो धारा 154 में ही विकल्प है कि आप सीधे उस आवेदन पत्र को लेकर पुलिस अधीक्षक के समक्ष प्रस्तुत हों और पुलिस अधीक्षक को सारे जानकारी से आप अवगत करावें। अब प्रत्येक जिले में एक निश्चित दिन पर जनता दरबार का आयोजन होता है और वहां पर आप रूबरू अपने आवेदन पत्र को भी प्रस्तुत कर सकते हैं, जिसमें कि आप सारे घटना को जिक्र कर सकते हैं। मान लीजिए कि पुलिस वालों ने आपके यहां जो घटना घटित हुई उसे प्रथम सूचना पत्र के रूप में पंजीबद्ध नहीं किया, मतलब आपका केस दर्ज नहीं हुआ, तो आपके पास में और क्या विकल्प है? तो दोस्तों, एक अन्य विकल्प भी है और वह है धारा 190 सीआरपीसी के तहत में आप अपने अधिकारिता के न्यायालय में माने कोर्ट में कंप्लेंट केस दर्ज करावें और कोर्ट का यह कर्तव्य होगा कि आपके द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र को जांच किया जाएगा और उसके बाद में कोर्ट द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध किया जाएगा और फिर यह कोर्ट का अधिकार है कि वह या तो किसी पुलिस अधिकारी से या किसी अन्य एजेंसी से आपके प्रकरण की जांच करावे। दोस्तों, एफआईआर या प्रथम सूचना पत्र एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है धारा 77 आईपीसी के तहत में और इसको किसी प्रकार से तोड़ा मड़ोड़ा या कैंसिल नहीं किया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो वह दंड का भागी होगा। एफआईआर को क्वैश या कैंसिल केवल हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जा सकता है, अन्य किसी भी एजेंसी के द्वारा प्रथम सूचना पत्र को क्वैश नहीं किया जा सकता है। अगर आपके प्रकरण में केस दर्ज हो गया है तो आप समय समय पर उसके प्रोग्रेस से खुद को अवगत कराते रहें और संबंधित थाना प्रभारी या आईओ से बात करते रहें। अगर चोर पकड़ा जाता है, सामान बरामद होती है, तो फिर
आपके केस में संबंधित थाना प्रभारी द्वारा कोर्ट में चार्जशीट पेश किया जाएगा, संबंधित चोर को या आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा, उसे जेल भेजा जाएगा और फिर ट्रायल शुरू होगा। और ट्रायल में अगर पर्याप्त सबूत मिलता है तो उस चोर को कोर्ट के द्वारा दंडित किया जाएगा। दूसरी परिस्थिति यह भी हो सकती है कि पुलिस चोर को पकड़ने में नाकामयाब हो और वह पता लगाने की स्थिति में नहीं हो, उसे कोई क्लू नहीं मिल रहा हो कि किस व्यक्ति के द्वारा वारदात घटित किया है, तो वह उस केस में कोर्ट के मंजूरी के बाद में फाइनल रिपोर्ट पेश कर देगी और आपका केस बंद कर दिया जाएगा। एक अन्य परिस्थिति यह भी हो सकती है कि अनुसंधान में यह पता लगा कि आपके द्वारा जो एफआईआर पंजीबद्ध करवाया गया था वह पूरी तरह से फेक था, झूठा था, तो अन्वेषण अधिकारी को यह अधिकार है कि आपके केस को एक्सपंज कर सके विद द परमिशन ऑफ पुलिस अधीक्षक और संबंधित कोर्ट। और उस स्थिति अगर परमिशन प्राप्त हो गया तो आपके खिलाफ उल्टा 182/211 आईपीसी के तहत मुकदमा चलाया जा सकेगा। तो दोस्तों, आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो आप जरूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कि चोरी, डकैती और लूट तथा उद्दीपन माने एक्सटॉर्शन, इसमें क्या अंतर होता है और इनमें अलग अलग क्या क्या सजा के प्रावधान है। थैंक यू वेरी मच।